चलेगा, चलो मैं चेक करती रहूंगी। चलिए, स्वागत है सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भाई, जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे सभी शिक्षक भर्ती वाले, प्री बीएड प्री डीएड वाले और सीटेट वाले, ठीक है। उन्हीं के लिए ये सेशन होने वाली है और जल्दी से सभी एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। एक बार चेक करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है कि नहीं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हम क्या देख रहे थे, किसका पढ़ रहे थे जी? गुथरी पढ़ रहे थे कि टॉलमैन पढ़ रहे थे कि लेविन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कूट लेविन पढ़ रहे थे। चलिए, यही हो गया था क्या? ठीक हो गया था, हाँ ठीक, इसमें आए थे ना। चलिए, हाँ तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, कल अगर मैं सुबह लूँ क्लास तो कोई किसी को दिक्कत है क्या? कल मुझे थोड़ा काम है तो बाहर जाना पड़ेगा, तो फिर हाँ कल बस मीन्स बोलने का मतलब है कि 2-4 दिन ऐसे सुबह होगा बीच बीच में, ठीक है। एग्ज़ाम है तो फिर कल ना 6 और 7 बजे के बीच में चलेगा। आप लोग देख लेना, अगर नहीं देख पाओगे तो बाद में अटेंड कर लेना, ठीक है। जैसे घर में आप लोग काम वाम करते रहोगे तो उस टाइम नहीं देख पाओगे तो, लेकिन मैं बता दिए रहती हूँ कि हाँ मैं कल नहीं लूँगी ऐसा सोच रही थी, लेकिन चंदन सर को बोली ना तो बोले कि हाँ मैं सुबह आ जाऊँगा मैम करके, तो फिर सुबह 6 से 7 बजे के बीच में ले लूँगी, ठीक है। देख लेना लाइव, जो जिनको बनेगा वो लाइव देख लेना, नहीं बनेगा तो फिर बाद में देख लेना, ठीक है, बन जाएगा। हाँ, सुबह 6 से 7 बजे के बीच में, मतलब 6:30 भी हो सकता है, 7 भी बज सकता है, 7 नहीं लेकिन उससे पहले ही स्टार्ट हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो मैं अभी से बता दिए रहती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग 10 बजे देखोगे कि मैम कैसे नहीं आ रही है करके, तो कल की क्लास जो है वो सुबह होगी, ठीक है, चल जाएगा। चलिए ठीक, तो हम देखते हैं आंसू के बारे में, ठीक। आज ज़्यादा नहीं है, कम है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बंडूरा के बारे में, इम्पॉर्टेंट है, और एक किनका, ब्रूनर का, ठीक है। ये दोनों का हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम बंडूरा और किनका देखेंगे, ब्रूनर का हो सकता है तो कल हम बंडूरा का देखेंगे, ठीक है। बंडूरा का एक बार पढ़ के आप लोग आ जाइएगा, बहुत अच्छा इनका भी क्या था, सिद्धांत इन्होंने दिए थे। उनके बाद हम ब्रूनर का भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं आंसुबेल। तो आंसुबेल ने सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन सी थ्योरी इन्होंने दी थी, कौन सी थ्योरी इन्होंने दी थी, अर्थपूर्ण सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने, आपको याद रखना है कि जो आंसुबेल है, इनको आपको याद रखना है, आंसुबेल ने अर्थपूर्ण क्या दिए थे, सिद्धांत दिए थे, अर्थपूर्ण सिद्धांत। ये हमेशा सीखने के लिए अर्थपूर्ण पर क्या देते हैं, जोर देते हैं कि अगर हम सीख रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सीखने से कोई मतलब ही नहीं है भाई, हमेशा कुछ ना कुछ हम अर्थपूर्ण ही सीखेंगे, अगर सीखेंगे तो। ये क्या बोलते हैं, अर्थपूर्ण। तो याद रहेगा ना सभी को, आ से आंसू, से आ से अर्थ करके मैंने आपको याद कराया था। आपको याद रखना है ये 1968 में क्या किया, मतलब इनका जो क्या था थ्योरी वो आया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं दिया था, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं किए थे, इन्होंने सिर्फ सीखने के कुछ प्रकार बताए थे कि हम किस किस टाइप से सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम रटने के माध्यम से सीखते हैं, जैसे हम समझ के माध्यम से सीखते हैं, तर्क लगा करके सीखते हैं, या तो हम खोजबीन के माध्यम से सीखते हैं। तो इन्होंने 4 मोटा मोटा क्या बताए थे, उसके टाइप्स बताए थे सीखने के, लर्निंग के, ठीक है। और एक चीज इसमें और आपको याद रखनी है कि आंसुबेल का जो अधिगम का सिद्धांत है, अर्थपूर्ण जो सिद्धांत है, ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है, तो इसको संज्ञानात्मक, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसमें से अगर पूछ दिया जाएगा कि आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, ठीक है, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, तो आपको किनको लेना है, आंसुबेल को, ठीक है। हमको पता है कि हमेशा हम संज्ञानात्मक में आंख बंद करके किनको लेते हैं, जीन पियाजे को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही दिया था सबसे पहले तो कि हमारी समझ, हमारी जो संज्ञान है उसमें हम कैसे कैसे सीखते हैं, 4 प्रकार के इन्होंने हमारे विकास के चरण बताए थे, हमारे संज्ञान के चरण बताए थे, तो उनको ही पहला माना जाता है। सबसे पहले तो जीन पियाजे ही रहेंगे और कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो जीन पियाजे ही रहेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि अभी के आधुनिक में वो कौन हो जाएंगे, अगर मैं जीन पियाजे की बात करूं, जीन चाचा की बात करूं, तो वो कौन हो जाएंगे, तो ये जो है वो प्राचीन हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, प्राचीन। सबसे पूर्व, सबसे पहले इन्होंने ही दिए थे, किनको, जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है उनको। लेकिन अगर आधुनिक पूछे, अभी आपको पूछे, तो आधुनिक का कौन हो जाएंगे, आंसुबेल को याद रखना है। किनको याद रखना है, आंसुबेल को, ठीक।
कंफ्यूजन है कोई? नहीं है ना। सबसे पहले अगर आपको पूछे संज्ञानात्मक सिद्धांत देने वाले कौन थे, कुछ भी नहीं दिया रहेगा। सबसे पहले तो हमेशा किनको लेना है, जीन पियाजे चाचा ही होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अगर पूछा जाए कि आधुनिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत देने वाले कौन थे, या सीधा आपको दिए जाएंगे कि आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो आपको वहां पे किनको लेना है, आसुबेल को लेना है 1968 में, ठीक है। ये उन्होंने क्या किए थे, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे। अगर मैं आपको पूछूं कि पियाजे चाचा ने, ठीक है, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसको कब दिए थे, कौन बता सकता है? चलिए बताइए, खोज के रखिए। इसका आप लोगों को क्या बताना है, समय बताना है, कब दिए थे। क्योंकि इसको हमने आधुनिक कहा तो ये तो प्राचीन है, तो कब दिए थे, इससे पहले ही दिए रहे होंगे, तभी याद रहेगा भाई, ठीक है। क्योंकि वो पहले दिए थे, सबसे पहले 1894 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। दिए कब थे वो, चलिए बताएंगे, हाँ ढूंढ के रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर अभी किसमें है, पेंडिंग में है, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1968, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने सीखने के कौन कौन से, यहाँ तक हो गया, मिटा दूं इसको। चलिए दूसरे पेज में लिखती हूँ, नोट कर रहे हो, कर लो। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत आसुबेल, ठीक है। चलिए दुर्गावती जी का आ रहा है 1936 करके, आप लोग का भी कुछ बता सकते हो। हाँ सुशीला जी 1896 वो उनका जन्मदिन था, ठीक है, जब वो इस दुनिया में आए थे, ठीक। उन्होंने सिद्धांत नहीं दिए थे। मैंने क्या पूछा है कि इन्होंने सिद्धांत कब दिए थे, ये आपको बताना है, ठीक है। एक ही का बस अभी आंसर आया 1936 करके, और बता सकते हो, मन में आ रहा होगा, किसी को याद होगा तो। दुर्गावती जी को बस याद है मीन्स, हाँ प्राचीन चाचा जीन पियाजे को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इन्होंने सीखने के कुछ प्रकार बताए थे, ठीक है। क्या बताए थे, ये इंपॉर्टेंट भी है, सीखने के प्रकार, सीखने के प्रकार। और आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने सीखने के 4 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे, 4 प्रकार। इन्होंने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं। देख लेते हैं कि ये बोलते हैं कि हम 4 प्रकार से सीख सकते हैं, या बच्चों को हम 4 प्रकार से क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो हम उनको रट के ही सिखाते हैं। सबसे पहले तो रटना ही होता है, रोल लर्निंग जिसको हम बोल सकते हैं, रटना। सबसे पहले क्या होता है, रटना। रटना कैसे, मीन्स बार बार अब बच्चों के माइंड में, ठीक है। जैसे बैंकिंग मॉडल में क्या होता था, बार बार रट के उसके माइंड में हम पूरे कॉन्सेप्ट है उसको डलवा देते थे, फिर जब उनको जरूरत पड़ती थी वो निकाल लेते थे। तो वैसे ही हम सबसे पहले बच्चों को रटने के ही माध्यम से सिखाते हैं, ठीक है। बार बार उसके माइंड में आप डाल देते हो, अभ्यास के माध्यम से। अच्छे बताओ, रटना कौन से सिद्धांत से संबंधित है, कौन कौन बोला, पॉलन, थॉर्नडाइक, ठीक है। रट रहे हो ना भाई, बार थॉर्नडाइक क्या बोलते हैं कि अभ्यास कराओ, बार बच्चों को अभ्यास करो। जितना ज्यादा अभ्यास कराओगे उतना ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे। उस पर जोर देते हैं ना ये। तो यहाँ पे रटने पर इन्होंने क्या दिया है, जोर दिया है। थॉर्नडाइक के नियम पर ये क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। जैसे हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, पहाड़ा सिखाते। पहाड़ा को देख लेना, आप कभी भी समझ पर आप सिखा ही नहीं सकते उनको। हालांकि बनाना आप सिखा सकते हो, पहाड़ा हम कैसे बनाते हैं, लेकिन पहाड़ा को याद हमेशा आप रट के ही करोगे। गिनती को याद हमेशा आप रट के ही करोगे। जो आप अल्फाबेट वर्णमाला आप पढ़ते हो उसको हमेशा रट के ही याद करोगे। एक बार में पढ़ लोगे अनार क्या आम क्या, हो जाएगा क्या, नहीं होगा। जो आप क्या पढ़ते हो, अंग्रेजी का वर्णमाला पढ़ते हो, ठीक है, उसको भी आप हमेशा रटोगे। ये सबको हम क्या करते हैं, जब पहली दूसरी में जाते हो तो यही सब चीजों को हमको रटवा के पढ़ाया जाता है ना। बताओ इसको कभी समझे हो आप लोग, बस हमको रटाया जाता था, हम क्या कर लेते थे, रट लेते थे। ऐसा कौन बोलते हैं, आसुबेल, कि सबसे पहले तो हम एक रटने के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते। तो ये हमारा क्या होगा, पहला। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हम किसके माध्यम से सीखेंगे, तो दूसरा हम अधिग्रहण के माध्यम से सीखेंगे। किसके माध्यम से सीखेंगे, अधिग्रहण के माध्यम से। अधिग्रहण मीन्स क्या होता है, अधिगम अधिग्रहण, दोनों में डिफरेंस समझ में आता है कि नहीं आप लोगों को। अधिगम अधिग्रहण, अधिग्रहण बोलने का मतलब है जब आप क्या करते हो, एक्वायर करते हो। जब आप क्या करते हो, एक्वायर करते हो, चीजों को अर्जन करते हो। क्या करते हो, अर्जन करते हो। कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी ग्रामर रूल की आपको जरूरत इसमें नहीं पड़ती। लेकिन एक वही शब्द है, कौन सा, अधिगम। अधिगम बोलने का मतलब है गम, गम गम मीन्स लर्निंग। यहाँ पे आप क्या करते हो, लर्निंग करते हो, जिसमें आपको ग्रामर रूल की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, कॉन्शियस माइंड आपको रहना
करना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको नहीं सीख जाते। जैसे आप अभी कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, अधिगम कर रहे हो, लेकिन जो अपनी मातृभाषा को आपने घर में सीख के आया है, जिसके लिए आपने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया है, वो क्या होगा, अधिग्रहण होगा। तो ये क्या बोलते हैं, एक तो हम रट करके सीख सकते हैं, बच्चों को रट करके सिखवा सकते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक हम अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, एक हम अर्जन के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं। हम अपनी हमेशा जो मातृभाषा है उसको हमेशा अर्जन के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम किसके माध्यम से सीखते हैं, अर्जन के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, जैसे आपको बच्चों को कोई क्या देना है, ऐसे व्यक्तिगत ज्ञान देना है, तब भी आप उनको उसके सामने में क्या करा सकते हो, ऐसे कुछ स्टोरीज दिखा सकते हो, कहानी दिखा सकते हो, ताकि बच्चे उनको क्या करे, देख करके क्या कर सके, अर्जित कर सके, अनुकरण कर सके, उसके माध्यम से क्या कर सके, सीख सके। ठीक है, अनुकरण भी बोल सकते हो इसको, अनुकरण। ठीक है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। अनुकरण मतलब क्या, वही तो होगा ना, कॉपी पेस्ट, जो सामने वाला बोल रहा है उसी को मैं हूबहू दोहरा रही हूँ। दोहराना मीन्स बोलने का मतलब है उसको एक्वायर कर रही हूँ। यहाँ तक कि मैं कॉन्शियस माइंड में नहीं होती तब भी मैं उसको क्या कर लेती हूँ, रिसीव कर लेती हूँ, याद कर लेती हूँ, अर्जित कर लेती हूँ। यही क्या होता है, अधिग्रहण करना। ठीक है, तो दूसरा इन्होंने क्या दिया था, अधिग्रहण दिया था। तीसरा इन्होंने कहा था अपने ही सिद्धांत का नाम अर्थपूर्ण सीखना। क्या सीखना, अर्थपूर्ण। एक तो हम किसको सिखाते हैं, अर्थपूर्ण। एक तो हमने बच्चों को रट करके सिखा दिया, दूसरा हम उसको अधिग्रहण के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, अनुकरण करवा करके सीखते हैं, अर्जन करते हैं, और तीसरा हम उसको अर्थपूर्ण सिखाते हैं। अर्थपूर्ण बोलने का मतलब क्या है, ये अर्थपूर्ण सीखने पर ही जोर देते। ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो अर्थपूर्ण सीखने पर जोर देता है, तो कौन हो जाएंगे, डेविड आसुबेल हो जाएंगे। क्योंकि ये बोलते हैं कि देखो आप रट रहे हो कोई मतलब नहीं है, आप अधिग्रहण कर रहे हो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल नहीं सिखा रहे हो, अगर आप क्या नहीं सिखा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, समझ पर आधारित आप नहीं सिखा रहे हो, अर्थपूर्ण नहीं सिखा रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है सीखने का। हमेशा हमारा जो सीखना है वो कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो हमेशा ये सीखने के अर्थपूर्ण नियम पर क्या देते हैं, जोर देते हैं। ठीक है, जो कैसा होना चाहिए, जो संकल्पनात्मक होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, संकल्पनात्मक, कॉन्सेप्ट बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, संकल्पनात्मक कैसा होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए। ठीक है, और कैसे होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, समझ पर आधारित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समझ पर आधारित होनी चाहिए, तर्क पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, चिंतन पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा कौन बोलते हैं, डेविड आसुबेल। सबसे ज्यादा उनका यही वाला सीखना जो है उनको मानते हैं कि अर्थपूर्ण सीखना ही क्या है, सबसे ज्यादा बेस्ट है। मेरा तो मानना यही है कि अर्थपूर्ण ही आपको बच्चों को क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक है, चौथा आपको याद रखना है कौन सा, तो चौथा बच्चे जो है वो किसके माध्यम से सीख सकते हैं, तो वो बोलते हैं अन्वेषण के माध्यम से। अन्वेषण मीन्स क्या होता है, खोज के माध्यम से। ठीक है, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से बच्चा क्या कर सकता है, सीख सकता है। ठीक, जैसे आप उनको खुद से कुछ काम करने के लिए दे दो, जैसे आप योजना बनाने के लिए दे दो, और बहुत सारी चीजें हैं ये सब करने के लिए दे दो, बच्चा इजिली तरीके से वो खुद काम को स्वयं से क्या कर लेता है, सीख लेता है, स्वयं से अनुभव कर लेता है। और जो चीज वो स्वयं से अनुभव किए होते हैं वो चीज को स्थायी समय तक वो क्या रखता है, याद रखता है। ठीक, ऐसा कौन बोलेंगे, डेविड आसुबेल। तो अन्वेषण मतलब समझ गए ना, प्रयोग पर आधारित रहेगा, बच्चा इसमें प्रयोग करता है, खोजबीन करता है। ठीक है, जांच पड़ताल करता है, और क्या करेगा, अवलोकन करेगा। ये सब जो है इस पर क्या रहेगा, आधारित रहेगा। इसमें वो क्या करेंगे, तो इसमें वो स्वयं से करेंगे। कैसे करेंगे, वो स्वयं से क्या करेंगे, सीखते हैं, स्वयं से वो अनुभव के माध्यम से क्या करेंगे, सीखेंगे। आया समझ में चारों। ठीक, तो इन्होंने कहा कि हम बच्चों को 4 प्रकार से सिखा सकते हैं। कौन कौन सा, तो एक हम रटने के माध्यम से सिखा सकते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने रटने को क्या नहीं दिया था, इन्होंने रटने का समर्थन नहीं किया था। फिर भी उन्होंने कहा था कि सबसे प्राइमरी लेवल के जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हमेशा रट के ही, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको रटे बिना हम उनको सिखा ही नहीं सकते, तो रटने पर जोर दिया इन्होंने। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि हम अधिग्रहण के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं कि बच्चे को कुछ चीजें दे दो, दिखा दो, वो खुद ब खुद क्या
क्या कर लेंगे, अधिग्रहण कर लेंगे। तीसरा उन्होंने अर्थपूर्ण सीखने पर जोर दिया, सबसे ज्यादा इनका नियम को यही क्या करते हैं, सबसे ज्यादा इनको पसंद करते, फॉलो करते, और कॉन्सेप्चुअल होने चाहिए, समझ पर आधारित होने, तर्क चिंतन पर आधारित होनी चाहिए, ऐसे बोलेंगे। और चौथा इन्होंने अन्वेषण खोज इन पर क्या किया था, बल दिया था। ठीक है, तो चारों याद रहेगा। सबसे पहले कौन सा, रटना, उसके बाद अधिग्रहण, उसके बाद अर्थपूर्ण, उसके बाद अन्वेषण। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, ज्यादा नहीं है आज क्वेश्चन, फिर भी हो जाएगा ये। चलिए, इसी में आए थे ना, किसमें आए थे जी, इसी में तो आए थे जी। चलिए बताइए, आशुबेल के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आशुबेल के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है। ठीक, हालांकि अनुकरण भी दिए थे, ठीक है, पुनर्बलन इन्होंने तो दिए ही नहीं थे। ठीक, दंड पर तो ये बात ही नहीं करते, हमेशा ये अर्थपूर्ण अधिगम पर क्या करते हैं, बात करते हैं। हालांकि अनुकरण भी कहा था, लेकिन इसको उन्होंने गौण माना था कि ये तो सीखने का एक क्या है, प्रकार है, लेकिन ये जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट अर्थपूर्ण अधिगम होता है। चलिए, आशुबेल के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अधिगम कौन सा है, बताना है। रटकर सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। चलिए, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे क्या आंसर लगा रहे हैं। हाँ ठीक, याद रहेगा सभी को। चलिए, वेरी गुड भाई, एकदम सही है। तो आशुबेल के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अधिगम किनको माना है उन्होंने, अर्थ। देखो, रट कर सीखना भी इन्हीं ने ही दिया था, अनुकरण भी इन्होंने ही बताया था। ठीक, प्रयास त्रुटि इन्होंने दिया था क्या, नहीं दिया था, ये थॉर्नडाइक का है, ये किनका है, थॉर्नडाइक का है। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम पर ये क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, चलिए, आशुबेल के सिद्धांत में किस विधि पर अधिक बल दिया गया है, बताइए। चलिए, आगमन, निगमन, प्रोजेक्ट, प्रयोग। हाँ, इसको है कौन सा विधि, चलिए बताइए। पक्का लिखे मत रहना, अभी गलत हो जाएगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ। हाँ ठीक है ना। चलो, अब देखो, सबसे ज्यादा इन्होंने किन पर बल दिया था, ऐसे मैंने बताया था, अर्थपूर्ण पर। ठीक है, तो अर्थपूर्ण बोलने का मतलब है जहां पे आप बच्चों को अर्थपूर्ण सिखाते हो। ठीक है, इनका मानना ये था कि बच्चे जहां पे रट करके सीख रहे हैं वो अर्थपूर्ण नहीं हो सकता। गिनती को सीख रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, अर्थपूर्ण नहीं हो सकता। अर्थपूर्ण कब होगा, जब वो बड़ी क्लास में चले जाते हैं, और जब आप उनको सूत्र देते हो और जिस सूत्र को लगा करके बच्चा जो है वो सीख जाता है, ठीक है, तब वो अर्थपूर्ण होता है। भाई, इतने दिन से जो भी चीज उन्होंने सीखा है, मूर्त देख देख के आपने जो भी चीजें उनको सिखाया है, कब वो अर्थपूर्ण रहेगा, जब उनको आप क्या देंगे, सूत्र देंगे, और सूत्र को देख करके बच्चा ने क्या कर लिया, क्वेश्चन बना लिया, तभी तो माना जाएगा कि बच्चा का सीखना जो है वो अर्थपूर्ण है। तो ये जो है, जहां पे मैंने बताया ना, संकल्पनात्मक, समझ, तर्क, चिंतन, और एक चीज यहाँ पे और लिख लेना, अमूर्त। और अमूर्त बोलने का मतलब है कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो निगमन विधि पर क्या दिया था, जोर दिया था। किस पर जोर दिया था, निगमन विधि कर। और इसको नहीं पढ़े रहोगे ना तो पक्का गलत करके आओगे, क्योंकि हमारा पॉजिटिव क्या बोलता है कि एक तो हम प्रयोग पर क्या करते हैं, हमेशा बल देते, लेकिन नहीं, आशुबेल ने निगमन विधि पर बल दिया था। निगमन बोलने का मतलब है कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, अवधारणा पर आधारित होने चाहिए, संकल्पनात्मक होने चाहिए, अमूर्त होने चाहिए। जिस दिन आपने उनको क्या दे दिए, सूत्र दे दिए, ठीक है, और उन्होंने सॉल्व करना सीख लिया, मीन्स वहां पे आपका सिखाना क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण हो जाएगा, ऐसा ये मानते हैं। तो वो निगमन विधि पर, आगमन विधि मत डाल देना, ठीक है। तो कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे भी चीजें बोलते हैं, ये सबको एकदम नोट करके स्पेशली याद रखना, क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा आगमन विधि ही पहले आते, कि बच्चों को हमेशा हम आगमन विधि से ही पढ़ाते, आगमन से निगमन ही जाते। लेकिन एक आशुबेल ही है जो हमेशा किनको मानते हैं, सबसे ज्यादा निगमन विधि को मानते हैं। किनको मानते हैं, निगमन विधि को मानते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो इसमें निगमन विधि दिया है क्या, बिल्कुल दिया गया है। देखो, आगमन को मत ले लेना भाई, बहुत लोगों का आंसर आगमन आ रहा था, प्रोजेक्ट और प्रयोग भी आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या ले लेना है, निगमन ले लेना है। क्या ले लेना है, निगमन। चलिए, अर्थपूर्ण अधिगम में विद्यार्थी क्या करता है, केवल रटता है, बिना समझे याद करता है, नई बातों को पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, कि केवल अनुकरण करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको क्या है, पहले वाला जो ज्ञान है कि पहले उन्होंने मूर्त चीजों से सीख लिया है, कॉन्सेप्चुअल उनको पता है, कॉन्सेप्ट पता है पूरी तरीके से, ठीक है। अब मैं उनको क्या दूंगी, सूत्र देखूंगी। कल मैंने बताया था ना कि आयत को हमको बताना है, तो पहले तो उनको मूर्त चीजें दिखाओ, तब वो कहीं जा करके अमूर्त की ओर जाएंगे। अमूर्त बोलने का मतलब है उनको सूत्र आप
बना के दिखाओगे, लंबाई गुनी चौड़ाई है, ये है, तो जैसे ही आपने उनको सूत्र के माध्यम से दे दिया वो बनाना सीख गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या किया, पूर्व बोलने का मतलब है जो उनको कौन सा ज्ञान था, मूर्त ज्ञान था, उनके आधार पर उन्होंने पूर्व ज्ञान से जो नई बातें हैं, जो सूत्र है, उनको जोड़ करके उन्होंने बनाना सीख गया गणित को। तो बिल्कुल ये किस पर आधारित है, अर्थपूर्ण अधिगम पर क्या है, आधारित है। अर्थपूर्ण अधिगम हमेशा पूर्व ज्ञान पर ही क्या देता है, जोर देता है। निगमन विधि पर क्या देता है, जोर देता है, क्योंकि निगमन विधि को भी आप पूर्व ज्ञान के बिना बना सकते हो क्या? आगमन से ही तो निगमन हम जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको आगमन ही नहीं पता रहेगा तो निगमन को बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। तो इस पर ये क्या देते हैं, जोर देते हैं। ठीक है, आपको नींद आ रही है, सोते हो कि नहीं? रात भर मत पढ़ा करो ज्यादा, ठीक है? आँख कैसे दिख रहे हैं? अच्छा, तबीयत खराब है, ठीक। पहला क्लास है क्या? कहाँ से हो? तो आना जाना करते हो? अच्छा, डेमो देखने आए, ठीक ठीक, चलिए ठीक। तो अच्छे से आराम वाराम करो भाई, पहले तबीयत को देखो, उसके बाद ही आना, ठीक है? क्योंकि देख रहे हो ना, मौसम अभी चेंज हो रहा है, तो मौसम जैसे चेंज होता है मतलब तबीयत खराब नहीं स्टार्ट हो जाता है। और अभी हमारे जो बॉडी है ना, उसको आप लोगों को एकदम अच्छे से रखना है, क्योंकि 4 महीना कैसे भी करके आप जो अच्छा अच्छा खाओ, मस्त, ठीक ठीक है, एकदम वो जो बाहर का खाना है ना, पिज्ज़ा बर्गर, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खाना है। मस्त सेब वेब केला ये सब रखा रहा करो, जो भी टिफ़िन में बनता है, ठीक। अच्छी अच्छी भोजन घर का ही खाओ, रोटी चावल दाल, जिसमें आपका तबीयत बिगड़े ना, ठीक है? तो अच्छे से अपने शरीर को आप लोग अभी रखिए, क्योंकि ये अगर ठीक है तभी हम कुछ चीज़ कर पाएंगे, अगर यही ठीक नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा भी सिर दर्द होता है ना, पढ़ने का मन नहीं होता, थोड़ा सा सर्दी बुखार हो जाता है ना, नहीं पढ़ने का मन होता है, ठीक है? तो इसको कम से कम आपको अच्छे से, है ना, एक मंदिर को जैसे हम लोग संवार के रखते हैं ना, वैसे